अच्छा, वो पहले हम प्री रिक्विजिट्स पढ़ लें कि नंबर 1 पे कर लेते हैं मोल्स। ठीक है, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। मोल्स ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम मोल्स के ऊपर ना डिटेल के अंदर हम पूरा का पूरा डिटेल के अंदर स्क्रैच। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मरीम? मरीम, आपके रिजल्ट्स थे कल? नो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ओ लेवल्स के प्री रिक्विजिट मोल्स। ठीक है, मोल्स की बेसिक्स वगैरह थोड़ी सी रिवाइज कर लो, क्योंकि मोल्स के ऊपर आप इतना टाइम लगा नहीं सकते ए लेवल्स के अंदर, बिकॉज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मोल्स के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होंगे, तो मोल्स के हम क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स वगैरह पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ओ लेवल्स का एटलीस्ट आप रिवाइज कर लेना, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बेसिक आइडिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, वो सब कुछ आपको मतलब आपको थोड़ा बहुत डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स और वो सारी चीजें ना कि आयोनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल्दो हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, कोई मतलब आपको ये नहीं बताएगा एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, वी नॉट, हम बिल्कुल स्क्रैच से नहीं शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, कि मेटालिक बॉन्डिंग किस तरह की होती है, जाइंट मेटालिक किस तरह की होती है, तो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि यू नो समथिंग अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, एंड that's very important. Number 3 is knowledge about equations. के equations and the balancing। ठीक है, इसकी ये हम ब्रीफली कवर करेंगे, लेकिन इट्स वी नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस एज वेल। इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। इक्वेशंस क्या क्या थी कि ओलेस में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी थी। यू स्टडीड, मैं इधर लिख भी देता हूँ, मेटल प्लस एसिड, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2। बेस प्लस एसिड, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर बेसिकली, या एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एक्सेट्रा। तो ये भी हम थोड़ा इसको हम रिव्यू भी करेंगे, ओ लेवल्स के प्री रिक्विजिट्स को। तो ये सब इक्वेशंस जो है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहना है कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन लिखो, या सॉल्ट क्या बनेगी उसमें, या वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा उसमें, तो मतलब ये आपको इट शुड बी इट शुड कम वेरी इजी, मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको पता हो कि क्या रिएक्शन है। ठीक है, इवन क्योंकि आपने काफी दफा किया हुआ भी है ओ लेवल्स में, बहुत सारी चीजों के फॉर्मूलाज तो वैसे ही पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। मतलब ऑल्दो आप बना सकते हो, लेकिन अक्सर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के ना वो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूलाज बनाओ। और अगर कोई आपको कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए कि इट्स AlCl3, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कोई आपको कहे सल्फ्यूरिक एसिड, यू शुड नो कि इट्स H2SO4। तो बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज जो है ना, वो मतलब आपको वैसी मेंटली आपको ना आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका ये फॉर्मूला है। आयरन 3 सल्फेट अगर कोई कहे तो क्या फॉर्मूला होगा, तो मतलब बजाय इसके आप बैठ के बनाओ और पेपर पे लिख के बनाओ, वो आपको वैसी माइंड में आ जाना चाहिए कि आयरन 3 सल्फेट है, Fe3+ है, SO4-2 होता है। तो लेकिन ये खैर हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू करेंगे। खैर दीज आर द प्री रिक्विजिट्स, ये ओ लेवल के मेन प्री रिक्विजिट्स हैं व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो अब उस पे आ जाते हैं, AS सिलेबस। Your AS syllabus is divided into 3 things। और ये AS सिलेबस, ठीक है, अगर सिलेबस देखोगे ना तो उसके अंदर there's अच्छा, अगर आप सिलेबस खोलोगे ना, लेट मी ओपन द सिलेबस फॉर यू। ठीक है, ये खुल जाए बस जल्दी से, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अच्छा, इसके अंदर ये याद रखना कि अच्छा नहीं खुला, 1 सेकेंड। हाँ,
अच्छा, if you open the syllabus, तो जहां पे ना ये सिलेबस लिखा आ रहा है, मतलब इसमें सारी वो बातें डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, इसमें ना सिलेबस के अंदर ना मेक श्योर कि मरियम महबा, ये नजर आ रहा है आपको सिलेबस? Yes, sir. अच्छा, सो इसमें ये देखना कि जब भी आप सिलेबस खोलो ना, तो ये जो लाइट, मतलब जो लाइट में लिखा हुआ है ना, एक चीज बोल्ड में लिखी हुई है और एक लाइट में लिखी हुई है। जो बोल्ड बोल्ड में लिखी हुई है, ये डार्क में, जैसे ये जी लिखा हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो बोल्ड में ना, दैट इज A2, ठीक है। जो ये वो लाइट उसमें लिखा हुआ है ना, दैट इज AS। तो ये जगह जगह ना आपको सिलेबस के अंदर इसी तरह नजर आएगा, यही फॉर्मेट यूज किया हुआ उन्होंने, कि अगर आप आगे जाओ ना, तो इसका मतलब ये सारा AS के अंदर है। पता नहीं A2 वाला, हाँ ये देखो आप, ये बीच बीच में ना बोल्ड जो आ रहा है ना, दैट्स A2, ठीक है। जैसा ये पार्ट 3 बॉर्न एबल साइकिल्स, और मतलब दैट इज A2। कुछ जगहों पे A2 का कुछ ज्यादा ही होगा। सही, ये देखो, ये सारा का सारा A2 के अंदर है। जो भी बोल्ड है दैट्स A2। ये थोड़ा ख्याल रखना सिलेबस का, ठीक है। तो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द सिलेबस। तो और वो देखा है सिलेबस के अंदर ना, वो बीच बीच में AS होगा, फिर A2 होगा। तो केमिस्ट्री में ना AS A2 जो है, वो एक ही टॉपिक जो है ना, वो डिवाइडेड है AS और A2 के अंदर। अच्छा, the first one is the first topic that you're going to study, but the topic basically तीन उसमें ग्रुप्स में डिवाइडेड है। One is your physical chemistry. अच्छा, so you have physical chemistry, फिर आपके पास you have inorganic chemistry, और अच्छा, so inorganic chemistry, and then there's a third which is organic chemistry. तो तीन ग्रुप्स हैं। So the third is going to be organic. अच्छा, इसमें रफ जो डिवीजन है ना, वो ये कि अगर मैं वैसे तो पेपर का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जनरली जो 10 years के पेपर अगर आप देखो, तो उसमें उसमें अगर रफ आइडिया लगाना है ना, तो आप कह लो कि जी किस तरह डिवीजन कर ले। 40% जो होगा ना, वो तो ये ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि पेपर्स का अगर फॉर्मेट देखो ना, तो उसके अंदर 40% क्वेश्चन ना, मतलब अगर 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन जो है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक। बाकी 40% फिजिकल केमिस्ट्री और 20% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट दिस इज नॉट 100%। मतलब कभी कभार होता है इनऑर्गेनिक के ऊपर ना, वो कुछ ज्यादा ही बड़े क्वेश्चंस दे देते हैं, कभी कभार ऑर्गेनिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देते, ठीक है। बट दे आर एक्सेप्शंस। तो ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि कौन सी चीज कितनी दफा, या एक्सपेक्टेड किया है कि कितनी अमाउंट से, मतलब किस चीज से कितनी अमाउंट आएगी, ठीक है, पेपर के अंदर। तो वील मूव टू फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि इट्स मोस्टली कॉन्सेप्चुअल। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड है। मतलब मैथमेटिकल भी होगी बीच में, काफी ज्यादा नंबर्स के साथ भी ना, थोड़ी सी मैथ भी इस्तेमाल होगी, कैलकुलेटर्स वगैरह यूज होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज कॉन्सेप्चुअल, इट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिकल। इसमें 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 जो पहला टॉपिक है वो होगा, लेट्स स्टार्ट विद मोल्स, ठीक है। मतलब सिलेबस में ऑर्डर शायद डिफरेंट हो, वो सिलेबस देख लेना। मोल्स इज द फर्स्ट वन, विल टेक दैट एज द फर्स्ट वन। तो ये वो कंटिन्यूटी है फ्रॉम ओ लेवल्स। मोल सारा कैलकुलेशंस होता है, ठीक है। सो दैट्स, अगर तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रटे नहीं लगाने इसमें। If you have a good understanding of moles, you should be able to do that very well, ठीक है। सेकंड वन,
is atomic structure. Atomic structure is going to be very different from your O-levels atomic structure. मतलब बेसिक आइडिया वही है कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और आयोनिक बॉन्डिंग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग होती है, बट एटम की जो शक्ल है ना, दैट्स गोइंग टू बी, इट्स द वे एन एटम लुक्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो इस तरह लगेगा कि आप पहली दफा एटम को पढ़ रहे हो स्क्रैच से. तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड मॉडल, इट्स अ न्यू मॉडल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी ऑफ एन एटम, जिसके अंदर वो जो पुराना वाला मॉडल पढ़ा है वो एक ओवरली सिंपलिस्टिक मॉडल है. वो भी काम कर सकता है, लेकिन दिस वन इज अ मोर डिटेल्ड मॉडल. ठीक है, हिबा क्लियर है ये? मरियम? Yeah. अच्छा, Yes, नंबर, sir. ठीक है, नंबर 3 वो इसी से रिलेटेड है, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा, 3 इज केमिकल बॉन्डिंग. ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग भी काफी उसमें फर्क होगा और काफी डिटेल होगी. फिर नंबर 4 दैट इज एनर्जेटिक्स कर लेते हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर कर लेते हैं. अच्छा, ये वो थोड़ा बहुत ना फिजिक्स आ जाता है इसमें. आइडियल गैसेस एक टॉपिक था फिजिक्स के अंदर, आपने पढ़ा था कि वो लॉज होते थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरह की चीजें. ठीक है, तो ये थोड़ा, ये आसान है, ये मतलब ओ लेवल फिजिक्स ही होगी, उससे ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें. तो नंबर 4 इज रिलेटिवली इजी. नंबर 5 वुड बी एनर्जेटिक्स कर लेते हैं. एनर्जेटिक्स, ये एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, सिमिलर टू ओ लेवल्स बट इट्स गोइंग टू बी मोर डिटेल्ड, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर ना आपने बस जनरल पढ़ा था कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पढ़ा था, कैटलिस्ट वगैरह, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी. इसके अंदर कैलकुलेशंस होंगी, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी कि आपको ना कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ऑल्दो आईजीसीएसई के अंदर देवर अ फ्यू कैलकुलेशंस, इसमें उससे कई गुना ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी. हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो ये मैथमेटिकल है, ज्यादातर मैथमेटिकल है. अच्छा, देन नंबर 6 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. अच्छा, इक्विलिब्रियम के अंदर भी ओ लेवल्स में पढ़ा था, ली शैटलर प्रिंसिपल होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो इसमें वही चीजें, एक्सेप्ट के मैथ यूज होगी, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आपने एग्जैक्टली बताना होगा कि कितना फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, प्रोडक्ट्स कितने बन गए, रिएक्टेंट्स कितने कम हो गए. अगर उससे बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो कितना वो रिएक्शन जो है ना, रिएक्टेंट्स ज्यादा हो गए. तो इसके अंदर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, जो कि ओ लेवल्स में नहीं थी. फिर नंबर 7 एंड नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक दूसरा नंबर 8 इज रिएक्शन काइनेटिक्स, या मैं वर्ड रिएक्शन काइनेटिक्स नहीं लिखता, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सिलेबस में रिएक्शन काइनेटिक्स लिखा हुआ है. तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों याद रखना कि ये दोनों, मोस्ट ऑफ इट इज इन A2. मतलब एएस के अंदर आप पढ़ोगे, लेकिन आप ज्यादातर ओ लेवल्स का ही पढ़ोगे. जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़े हुए हैं, तो कोई खास नई चीजें नहीं पढ़ोगे. रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी रिएक्शन तेज हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है. तो यू नॉट गोइंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस. तो ये जो है, ये मोस्टली A2 है. तो this basically comprises of physical chemistry, यानी concept based, understanding based, math related. ठीक है, so this is all अगर तो आपकी, if you're good at thinking, मतलब आपकी concept समझने की ability ठीक है, तो you're going to do well in this. ठीक है, any questions Hiba, any questions Mariam? No, I understand. अच्छा, so next वाले पे आ जाते हैं. The next part is inorganic chemistry. अच्छा, इधर समझने को कोई खास चीज नहीं है,
थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होगी, लेकिन it's mostly memorization. It's memorizing facts. जिसे कहते हैं कि आपने आपने रटा लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने वो याद रखना है कि फॉर एग्जांपल इसमें है क्या, इसमें यू हैव ग्रुप 2 मेटल्स, तो उनके बारे में सारी चीजें पता करो कि जी उनके मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या होता है, उनको पानी में डालो तो किसका रिएक्शन होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि अगर आप बैरियम को डालो या मैग्नीशियम को डालो तो what would be the difference between, मतलब what's going to happen. So it's just memorizing facts. तो lots of facts. इतने भी ज्यादा नहीं है, टोटल मिल मिला के ना नोट्स मैंने बनाए हुए 3-4 पेजेस पे आ जाते हैं। फिर एक है ग्रुप 17, वो भी हैलोजेंस, उसमें भी वही सारा है। उनकी सारी चीजें याद रखो कि उनके रिएक्शंस याद रखो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखो, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, कि उनके कलर्स, फ्लोरीन का क्या कलर है, क्लोरीन का क्या कलर है, ब्रोमीन का क्या कलर है। So lots of things related to halogens that have to be memorized. फिर you have period 3, ठीक है। ये अब अक्रॉस द रोज आ रहे हैं पीरियड 3। पीरियड 3 में भी यही बातें हैं कि फैक्ट्स याद रखो पीरियड 3 के बारे में, कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सारे अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन सारों को पानी में डालोगे तो क्या होगा। इनके ऑक्साइड्स बेसिक है या एसिडिक है, तो उनकी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक है, सोडियम ऑक्साइड जो है दैट्स बेसिक। तो फैक्ट्स, ढेर सारे फैक्ट्स जो याद रखने। एंड देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है दैट्स उस पे भी जो चीज याद रखनी है अच्छा, इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर में ना कोई खास नई चीज नहीं है, ये सब आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि जी एयर में, एटमॉस्फेयर में ना नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ठीक है। तो वो इधर भी पढ़ना है। और क्या फैक्ट्स थे कि नाइट्रोजन जो होता है और सल्फर जो होता है वो एसिड रेन कॉज करते हैं, उनके ऑक्साइड्स। तो वो फॉर्म किस तरह होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के, नाइट्रोजन एयर में बर्न करती है जब कार इंजन और लाइटनिंग स्ट्राइक्स, और मतलब फिर वो यूट्रोफिकेशन आ जाता है इसमें, कि फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, तो वो यूट्रोफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है। फिर सल्फर का कांटेक्ट प्रोसेस, नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है, हेबर प्रोसेस। तो मतलब ये उसकी जो चीजें आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी ना इनके बारे में, दे विल बी डिस्कस्ड हियर। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर में कोई खास नई चीज नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आ जाते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिमूव किस तरह करते हैं। तो खैर इनऑर्गेनिक इज ऑल ऑफ दैट, कि इट्स मेमोराइजिंग फैक्ट्स। फिर आ जाता है ऑर्गेनिक। सो व्हाट हैपेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि है तो वही स्ट्रक्चर, जो वही चीजें जो ओ लेवल्स में होती थी, होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे भी होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे आप, ठीक है, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा पढ़ोगे, इसमें एल्डिहाइड्स भी होंगे, इसमें कीटोन्स होंगे, इसमें नाइट्राइल्स होंगे, सो अ बिट मोर। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये होगा कि a lot of it would be pretty much the same, alkanes के reactions familiar हो गया, आपको पता होगा कि आपने ओरल्स में पढ़े थे एल्कीन्स के रिएक्शंस, पॉलीमर्स बनाना, तो बहुत सारी चीजें they would be very similar to what you studied in O levels, ठीक है, आइसोमर्स वगैरह। तो मतलब बहुत सारी चीजें, होमोलोगस सीरीज एंड द रिएक्शंस लिख देता हूँ। अच्छा, so they are going to be very very similar to what you studied in O levels, but the detail would be a lot more, कि अगर वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होता था या, तो उसमें उसमें डिटेल, अच्छा इसमें खाली ये नहीं है कि रिएक्शन की कंडीशन याद रख लो, इसके अंदर ना आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म कि एक रिएक्शन होता क्यों है, व्हाई डज ब्रोमीन रिएक्ट विद एल्कीन्स, मतलब आपको डिटेल, पूरी डिटेल इसकी ना रिक्वायर्ड होगी। सो अ लॉट मोर डिटेल वुड बी प्रेजेंट।
and a very in-depth look at organic chemistry. तो इसके बारे में अच्छा इसका ये कि it's a mixture of understanding, क्योंकि you have to develop your understanding. जैसा नेमिंग भी होती है. अब नेमिंग वगैरह ओ लेवल्स में बड़ी सिंपल थी, इसके अंदर थोड़ी एडवांस्ड होगी. तो it involves a lot of understanding, but it also involves a lot of memorizing facts. ठीक है, you've got to memorize a lot of facts as well. तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बाकी दोनों से ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि पहला वाला तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा वाला सिर्फ रट्टा है, तीसरा वाला जो है ना दैट्स वो अंडरस्टैंडिंग भी और प्लस यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. तो अच्छा इसमें होता है कि ब्रेकअप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजुअली आप पढ़ना स्टार्ट करते हो जो एंड वाला है जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है, that's when organic chemistry would be done. मेनली आपने जो पहली टर्म होगी ना उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी होगी, और यही बेसिकली सिलेबस होता है मिड टर्म का. फिजिकल केमिस्ट्री वुड बी डन बाय क्या होगा आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अच्छा अगस्त में इसलिए काउंटिंग कर रहा है कि अगस्त ओरिएंटेशन में ही चला जाता है, तो उसके अंदर आप इतना कुछ कवर करते नहीं हो एटलीस्ट एट द स्टार्ट. सो यूजुअली यू आर स्लोअर एट द स्टार्ट. तो और राइट एट द बिगिनिंग आप पहले पुराना ओ लेवल्स का रिवाइज कर रहे होते हो. अच्छा इनऑर्गेनिक जो है ना वो बीच में कहीं खत्म. अच्छा इनऑर्गेनिक के लिए तो अलग से टाइम रखने की भी जरूरत नहीं होती. इनऑर्गेनिक होता है कि शीट में दे देता हूँ, वो जो फैक्ट्स वाली शीट होती है 4-5 पेजेस, एंड वी जस्ट गो थ्रू देम कि ये सारे फैक्ट्स आपको मोस्टली याद रखने हैं. उसमें कोई अगर एक दो चीजें समझने वाली होंगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. तो इनऑर्गेनिक यूजुअली इन दोनों के बीच में ना कहीं आप फिट इन कर लेते हो. कोशिश होती है कि पहले कर लें, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पेस समटाइम्स you're not able to complete inorganic. आप फिजिकली कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर वो जनवरी के पहले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हो. तो इनऑर्गेनिक जो है ना दैट इज नॉट एन इशू. बाकी दो कंप्लीट करना दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो अच्छा एनी क्वेश्चंस अबाउट द सिलेबस, मरियम, हिबा? No. No, sir. चलिए we can start with a few things. तो हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया. We can start with the very basic thing. हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूलाज से. ठीक है, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस और मोल्स ये हमारा टास्क है. पहले तो फॉर्मूलाज और इक्वेशंस उनकी जरा डिटेल के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए. तो फॉर्मूलाज, और अभी ना द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक फॉर्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. अच्छा आयोनिक कंपाउंड्स एक थोड़ा सा पहले ब्रीफ ओवरव्यू देना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस इन एन आयोनिक कंपाउंड. किसी को याद है क्या होता है आयोनिक कंपाउंड? एनी आइडिया अगर याद है? मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते. ठीक है, so it's a metal and a non-metal that which combine to form an ionic compound. अच्छा प्रॉपर्टीज सबसे पहले कि आपका पीरियोडिक टेबल, लेट्स से दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 2 3 और फिर 8 7 8 तक. ठीक है, अच्छा इसमें ये कि लेफ्ट साइड दैट्स योर मेटल्स, right side is your non-metals. So you have a left side of the periodic table, you have the right side of the periodic table. बीच में ना there is a staircase, और ये staircase कोई एक blurred सी boundary है, इसको metalloids कहते हैं. ठीक है, जो इसके करीब होते हैं. ये बोरोन से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से. अच्छा राइट साइड मेटल्स, लेफ्ट साइड नॉन मेटल्स. मेन फर्क क्या है? मेन फर्क ये है कि नॉन मेटल्स they like to gain electrons.
Why do they like to gain electrons? वो भी discuss कर लेते हैं. Or right side is your metals. Sorry, left side is your metals. They like to lose electrons. So they like to lose electrons. Now why do they like to lose electrons and why do they like to gain electrons? Why do they like to form positive ions? ठीक है, अब assuming कि आपको ions का पता है कि what are ions? When something gains electrons, it forms a negative ion, which is an anion. Yeah. ठीक है. अच्छा, so what's the issue? What's the issue here? Why do they like to lose electrons? अच्छा, reason is कि अगर मैं periodic table की एक रो लिखूं ना, सोडियम 11 होता है. जब आप periodic table में राइट की तरफ मूव करते हो ना, and you keep moving ठीक है to the right, क्या चीज चेंज हो रही होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब एंड पे जाके ना लेट्स से Cl है यहाँ पे ग्रुप 7 में बैठा हुआ है, 17 प्रोटॉन्स. तो व्हाट हैपेंस इज कि जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स है ना, दे ऑलवेज हैव मोर प्रोटॉन्स. और प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? इट्स पॉजिटिव. तो इफ दे हैव मोर प्रोटॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे ही आप राइट साइड पे जाते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो देयर वुड बी मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है हिबा, मयम, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, सो periodic टेबल का स्ट्रक्चर ही इस तरह है, वो इसी तरह एलिमेंट्स को अरेंज है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड. अच्छा, एक और चीज है कि ऊपर की तरफ भी जाओगे ना, टॉप की तरफ, तो छोटे एटम्स होते हैं टॉप पे. मतलब सोडियम से ऊपर लिथियम है, क्लोरीन से ऊपर फ्लोरीन है, दैट्स अ स्मॉलर एटम. तो there's going to be more attraction for electrons. और टॉप की तरफ भी अगर जाओगे ना, तो there's going to be more attraction for electrons. अच्छा, टॉप की तरफ जाते हुए ज्यादा अट्रैक्शन की होती है क्योंकि टॉप पे एटम जो होता है ना वो छोटा होता है साइज में, तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा एक्सपोज्ड होता है. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन्स एंड इट जस्ट हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर कोई और इलेक्ट्रॉन होगा ना तो फ्लोरीन बड़े आराम से ना उसका न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल करेगा. लेकिन जब एटम बड़ा होता है ना साइज में, क्लोरीन कर लो, क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन्स, ऑल्दो उसके प्रोटॉन ज्यादा हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है ना और 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 2 8 एंड देन 7. तो जब एटम साइज में बड़ा होता है ना तो उसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो इतना सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, सॉरी साइड पे कर लो, कि द अट्रैक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन वुड एक्चुअली बी लेसर. क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन बड़ा दूर हो जाएगा, बड़ा एटम है ना, प्लस वो जो न्यूक्लियस है ना वो वो कवर्ड है हर साइड से ना, सराउंडेड है बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इससे अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं ना वो उसको रिपेल करना शुरू कर देंगे. तो छोटा एटम जो होता है ना, दैट ऑलवेज हैज अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, वो बड़ा स्ट्रांगली उसको पुल करता है. बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बड़े दूर चले जाते हैं, तो दे डोंट रियली पुल द इलेक्ट्रॉन्स दैट स्ट्रांगली. ठीक है, ये क्लियर है हिबा, मरियम, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो ये दो फैक्टर्स हैं. ठीक है, कि व्हाई डू नॉन मेटल्स लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉन मेटल उन्हें कहते हैं इसलिए क्योंकि दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि दे हैव मोर प्रोटॉन्स, मेनली बिकॉज दे हैव मोर प्रोटॉन्स. ठीक है, और कॉर्नर वाले ज्यादा, टॉप वाले जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. और ये बैठे हमेशा क्यों लूज कर रहे होते हैं? क्योंकि दे हैव मेटल्स, दे ऑलवेज हैव लेसर प्रोटॉन्स. तो लेसर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करते रहते हैं. और लूज करते हैं किसको? है नॉन मेटल को. तो अगर आपके सामने ये बस जल्दी से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एनिक कंपाउंड का, NaCl का. Na के कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स. Na अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं उसके पास. तो सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है ना, दैट इज
तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा। दूसरी साइड पे क्लोरीन है। क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन्स। तो ये बन गया हमारे पास 17 प्रोटॉन्स। अच्छा, क्लोरीन है 17 प्रोटॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ जोड़ लेगा एंड सोडियम वुड एंड अप लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा इफ यू लूज एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो होगा उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अच्छा, सोडियम सिर्फ अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन उसके करीब होते हैं, तो उनको वो अपने साथ पकड़ के रखता है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन दूर पड़ा हुआ था ना, उसको वो छोड़ देता है। ठीक है। और क्लोरीन जो है ना, वो एक से ज्यादा गेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जगह ही खत्म हो गई है, मतलब और स्पेस ही नहीं है। क्लोरीन के शेल के अंदर ना टोटल 8 आते थे। ठीक है, तो ये आइडिया क्लियर है कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Yeah. Yes. ठीक है, so this is how an ionic compound is formed, or positive ion attracts a negative ion, and there's going to be an electrostatic oppositely charged ions attract each other, जिसकी वजह से Na+1 और Cl-1 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, और ओवरऑल क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी NaCl। ठीक है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, दोनों आपस में अटैच्ड होंगे। Na के ऊपर +1 होगा, Cl के ऊपर -1 होगा, and there's going to be an electrostatic force of attraction. अच्छा, ये थोड़ा सा कर लेना आप इसको, रिवाइज ionic compounds को। Remember, we're not really going to study ionic compounds in a lot of detail. ये बस 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, होपफुली सारों को पता होगा। तो we'll move on towards formulas। ठीक है, Okay. चले, okay then, we'll continue with this tomorrow then. Take care। Okay. Allah Hafiz.